Hello student, in this video we will start about learning scientific principles of management developed by F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. Earlier in the previous lecture we have seen what are the principles developed by Henry Fayol. Both Taylor and Fayol given principles of management and techniques of management. Henry Fayol is known as father of management. He has given 14 principles of management. We have seen like division of work, authority and responsibility. Here we are going to see what kind of principles and what technique is developed by F.W. Taylor. F.W. Taylor's approach is totally different from Henry Fayol. How it is different? Fayol advocate for what we call general management efficiency, administrative efficiency, whereas F.W. Taylor advocate for grassroots labor or factory system or workers efficiency or productivity in the factory system. So basically you have seen that approach of both, that is Fayol and Taylor, is totally different and their area is different. So we will see here how scientific management is developed by Taylor is different from principles of management, general principle, that is 14 principle. So in this video, Taylor has applied science in each and every aspect of management. Taylor is not of the opinion that whatever managers thinks to do is always correct. He suggests that whenever any decision, any action is to be taken, various researches, various method should be tried out, they should be tested, and only one method which is showing the best result. What is best method? Which reduces the cost and maximizes benefit. ऐसा मेथड जो कॉस्ट को कम करे और बेनिफिट को इंक्रीज करे कहलाता है, वो कहलाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ वन बेस्ट मेथड। अब क्या होता है, टेलर कहता है कि हर एक चीज के कई मेथड नहीं हो सकते। किसी एक पर्टिकुलर वर्क को एग्जीक्यूट करने का एक ही तरीका होता है और वही बेस्ट मेथड होता है, वो एक तरीका। तो हम बात करते हैं टेलर के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। फेयल की प्रोफाइल हमने देख ली थी, अभी टेलर की प्रोफाइल देखते हैं। ये जो है 1856 में 1856 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और 1878 में इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, मिडवेल स्टील कंपनी। और इन्होंने अपने पूरे इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ली थी, मैकेनिकल इंजीनियर थे, और इन्होंने अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का यूज़ करके बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए, जिनके बेसिस पे साइंटिफिक टेक्निक्स या स्टडीज़ हम कहते हैं मैनेजमेंट डेवलप हुई। तो अब हम देखेंगे फेयल और टेलर का थोड़ा डिफरेंस क्या है। यदि हम टेलर की बात करें तो उनका जो बर्थ था 1856 में और उनकी जो डेथ हुई है 1915 में, यानी उनका जो टेन्यूर है वो कम है एज कम्पेयर टू हेनरी फेयल। उनका बर्थ कब था, आप लोग को याद होगा, 1841 एंड ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1925। मीन्स वो 84 ईयर्स का उनका लाइफ स्पैन था, जबकि टेलर का लाइफ स्पैन 59 ईयर्स था, यानी उनसे कम था। टेलर फेयल के बाद आए और फेयल से पहले टेलर की डेथ हुई। इस ड्यूरेशन में उन्होंने अपने इंजीनियरिंग से कमाल की टेक्निक्स डेवलप की। पूरी अमेरिकन जो रेवोल्यूशन था, क्रांति थी, उसमें टेलर के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट किया। टेलर ने क्या किया, टेलर ने खुद ही रिसर्च किया, खुद की कंपनी में मिडवेल स्टील कंपनी, बाद में बेथलहेम आयरन कंपनी में उन्होंने ट्राई किया, एंट्री की, और वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया, यानी $80,000 तक की सेविंग बेथलहेम स्टील कंपनी में होने लगी। इन दोनों ही कंपनियों में इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे काम किया। तो हेनरी फेयल ने भी काम किया था, कौन सी कंपनी में, आपको याद होगा, आपको उनकी कंपनी का नाम डेकेज विले, जिसमें उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे वर्क किया।
तो दोनों ही बहुत ग्रास रूट लेवल से हायर लेवल तक गए। तो टेलर का डिफरेंस क्या है? टेलर ने साइंटिफिक स्टडीज़ की, साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की। अब बात करते हैं इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। टेलर टेलर ने भी प्रिंसिपल्स डेवलप किए, है ना? तो प्रिंसिपल्स क्या है? वी विल सी इट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय टेलर। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 4 प्रिंसिपल्स हैं स्टूडेंट। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब ये साइंस क्या है? साइंस का मतलब है हर एक चीज़ में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख के, फैक्ट्स को वेरीफाई करके डिसीजन लेना। ऐसे डिसीजन जो आप नॉलेज के बेसिस पे लेते हैं वो कहलाते हैं साइंटिफिक डिसीजन। ऐसे डिसीजन जो आप अपनी मन की इच्छा से कुछ सोचा, कैसे भी, कुछ भी, कभी भी कर दिया, वो कहलाते हैं आपके अपने पर्सनल डिसीजन। तो टेलर ने कहा इन केस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में साइंस होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब क्या है? जैसा हमने सोचा, जैसा मैनेजर्स ने सोचा, जैसा मैनेजर्स के दिमाग में आइडिया आया, वैसा ही डिसीजन ले लिया। कोई रिसर्च नहीं, कोई स्टडी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों डिसीजन ऐसे ले लेते थे मैनेजर्स पहले, टेलर ने जब तक साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं लाई? क्योंकि उनको पता रहता है कि पहले ये काम किया तो अभी भी काम करेगा, सिचुएशन भले ही बदल जाए, वो इस बात को ध्यान में नहीं रखते थे। तो इस प्रिंसिपल में टेलर ने इंसिस्ट किया कि जो भी जॉब परफॉर्म होगा उसका एक साइंटिफिक स्टडी होगा, उस पर रिसर्च होगा, उस मेथड के ऊपर रिव्यू किया जाएगा। हर एक जॉब को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा और उस हर एक हिस्से पे काम किया जाएगा। जो बेस्ट होगा उसका करने का तरीका, उन तरीकों को अपना लिया जाएगा और वही कहलाएगा बेस्ट मेथड। तो टेलर ने मैनेजर्स के इंट्यूशन के एक्सपीरियंस को, या ट्रायल एंड एरर, या जिसको हम कहते हैं हिट एंड मिस मेथड को टोटली डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने बोला ये अपने ऐसी अप्रोच ठीक नहीं है जो कैजुअल है, जब चाहा जैसा डिसीजन ले लिया। ये स्टडी के बेस पे होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट करे, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे। प्रोडक्टिविटी क्या है? उत्पादकता, काम करने से ज़्यादा नतीजे आए, ज़्यादा आउटपुट मिले, तो वो क्या है? प्रोडक्टिविटी है। सेकंड प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? एकता, इंटीग्रेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन के बीच में एकता चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो क्लास के बीच में एकता चाहिए, या उनके बीच में अच्छा रिलेशन चाहिए। एक है वर्कर्स और दूसरा है मैनेजमेंट। दो ही तो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट ये साथ में काम करें, दे शुड वर्क टुगेदर एंड दे शुड वर्क इन हार्मोनी। बीच में काम करते समय उनके बीच में कोई भी विवाद या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक, आपस में एक दूसरे का देख रेख करें, जिसको जो ज़रूरत है वो दे। अब देखिए, वर्कर्स को क्या ज़रूरत होती है? कि उनको अच्छी सैलरी मिले। मैनेजमेंट इसमें अपना कमिटमेंट पूरा करे। मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है? कि वर्कर्स अच्छे से काम करें, वर्कर उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? हार्मोनी। अब कोई सोचे कि हम ज़्यादा सैलरी डिमांड करें, वर्क ना करें, तो मैनेजमेंट तो ये पूरा कर नहीं पाएगा, है ना? मैनेजमेंट ऐसा सोचे कि वर्कर्स वर्क करते रहें, हम उनको सैलरी कम पे करें, इनसफिशियंट हो जो उनके लिए, ऐसे में भी काम नहीं चलेगा। तो क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में हार्मोनी होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, गुड रिलेशन होनी चाहिए, सीधी सी बात। अब आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये कोऑपरेशन हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड के जैसा ही है, यानी हम कह सकते हैं हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को ही फिर से एक नया प्रिंसिपल का नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब इसमें क्या बात आती है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में? इन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे बात आती है कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। मतलब वर्कर्स, मैनेजमेंट एक दूसरे को चैलेंज ना करते रहें कि अब आप काम करके दिखाओ, या वर्कर्स बोले मैनेजमेंट को आप काम करवा के दिखाइए हमसे। दोनों ने एक दूसरे को डेयर दे दिया आजकल के गेम्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्कर्स को अपना काम करने पे फोकस रखना चाहिए और मैनेजमेंट को वर्कर्स को सजेस्ट करते रहना चाहिए, ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, साइड बाय साइड लगे रहना चाहिए, ताकि वर्कर्स की इम्प्रूवमेंट और बढ़ जाए। तो यहाँ पे बात आती है कि वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि कंपटीशन होना चाहिए, है ना? किसी तरह की इल फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है, उसी को एक्सटेंड किया है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में। अब आगे आते हैं हम
फोर्थ प्रिंसिपल में, जो कहता है कि वर्कर्स को डेवलप करना है। पहले ही हमने देख लिया था, वर्कर्स से compete नहीं करना है। तो वर्कर्स को डेवलप कैसे करना है? सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वर्कर्स को बाहर से लेके आता है, हायर करता है, रिक्रूट करता है। तो रिक्रूट करते समय वर्कर्स की इफ़िशियंसी पे तभी से ध्यान देना है। सिलेक्शन एकदम साइंटिफिक होना चाहिए, प्रॉपर वही लोग सिलेक्ट हों जो अच्छा काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो प्रोडक्टिविटी के लिए होता है ना, कि आपको किसी को बिठाने के लिए तो बुलाना नहीं है। तो क्या करना है, वर्कर्स का जो सिलेक्शन है, जो आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिक होना चाहिए, उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। रिक्रूटमेंट बहुत ही वो मतलब क्रूशियल प्रोसेस है, या हम कहें बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्रूशियल भी है, सेंसिटिव भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो वर्कर्स की इफ़िशियंसी डिपेंड करती है कि उनको ट्रेनिंग कैसे हम देते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग का मेथड बेस्ट होना चाहिए। अच्छे ऐसे मेथड से ट्रेनिंग दें, या ऐसे मेथड्स की ट्रेनिंग दें कि उनका जो कॉस्ट है कम हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े। एम्प्लॉयज़ को बार बार नॉलेज अपडेट करना चाहिए, है ना। नया जितना भी नया कुछ आ रहा है उनके साथ शेयर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी ग्रोथ को ऑर्गेनाइजेशन हैम्पर करे, क्योंकि वर्कर्स ग्रो करेंगे ना तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो और टेलर का जो फोकस एरिया है ना, जो कंसंट्रेशन है मैनेजमेंट अप्रोच में, वो वर्कर्स की इफ़िशियंसी पे है। यही डिफरेंस है। फेयल का जो अप्रोच है वो मैनेजमेंट की जर्नल इफ़िशियंसी पे है। टेलर जो है ग्रास रूट लेवल से खुद वो एज ए अप्रेंटिस काम किए और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे काम किया उन्होंने 2 कंपनीज़ में। तो अब हम देखते हैं, वर्कर्स की इफ़िशियंसी डेवलप होगी तो ये दोनों को बेनिफिट करेगा, कंपनी को भी और वर्कर्स को भी। वर्कर्स भी एंजॉय करेंगे अपनी स्किल को। अगला बात आती है साइंटिफिक टेक्निक्स। अब टेलर ने बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप की। जब आप नए नए रिसर्च करेंगे ना, मेथड्स के बारे में सोचेंगे, तो बेहतर है आप हर एरियाज़ में कुछ ना कुछ नया करेंगे, नया मेथड लाएंगे। तो टेलर ने क्या किया, पूरा प्रोडक्शन सिस्टम को स्टडी किया और कुछ सजेशंस दिए, कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए, बहुत सारी उनकी बुक्स पब्लिश हुई, है ना। तो उनके उनके बुक्स से ये टेक्निक्स निकल के आई। अब ये क्या टेक्निक्स हैं? तो पहली जो टेक्निक्स है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। ये फंक्शनल क्या है? फंक्शन के हिसाब से फोरमैन होने चाहिए। फोरमैन क्या है? फोरमैन मतलब सुपरवाइज़र, है ना। अब फोरमैन जो है मैनेजमेंट के सबसे निचले स्तर पर होते हैं। सबसे नीचे जो होते हैं वो कौन होते हैं? फोरमैन, है ना, मैनेजमेंट में। और उनके नीचे काम करने वाले डायरेक्टली वर्कर्स होते हैं। तो हम कहें तो ये जो वर्कर्स की जो रेंज में हाईएस्ट वर्कर हैं, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के रेंज में लोवेस्ट मैनेजर्स हैं। तो अब आती है हम बारी कि ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है। फोरमैन की क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके फंक्शन को अलग अलग कर देना। फोरमैन को फंक्शंस दे देना, यानी पूरा फैक्ट्री के सिस्टम को बांट देना, और वहाँ पे जो फोरमैन होंगे ना उनको ऐसे काम देना जिसमें वो स्किल्ड हैं। तो फिर वर्क बनाना पड़ेगा ना फोरमैन के लिए, हमें एक रोल डिसाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 डिपार्टमेंट्स बनाए टेलर ने, और उसमें वर्कर्स का मतलब यहाँ पे फोरमैन के रोल्स को बांट दिया। तो 2 डिपार्टमेंट बने, फैक्ट्री सिस्टम 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा कहलाया प्लानिंग, दूसरा कहलाया प्रोडक्शन। तो टेलर का कहना है कि हमेशा थिंकिंग को डूइंग से अलग कर देना चाहिए। जो लोग अच्छा सोच सकते हैं वो सिर्फ सोचने का काम करें, और जो अच्छा काम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो वर्क को एग्जीक्यूट करें, है ना। क्योंकि ह्यूमन के अंदर अलग अलग स्किल होती हैं। कुछ बढ़िया सोच सकते हैं तो कुछ बढ़िया से काम कर सकते हैं, है ना। ये दोनों एक जैसा नहीं हो सकता कि सोचने वाला अच्छा काम भी कर ले या अच्छा काम करने वाला अच्छा सोच भी ले, ऐसे नहीं। तो टेलर ने कहा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, ग्रिट होता है, एटीट्यूड होता है, स्किल्स होती है, अलग अलग एटीट्यूड बिलीफ सिस्टम होता है, इसलिए उनको बांटना ज़रूरी है। तो उन्होंने 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 पोस्ट बना दी उन्होंने फोरमैन की। एक रूट क्लर्क हुआ, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। तो आप नाम जैसा है इनका वैसे समझ लीजिए। रूट क्लर्क रूट डिसाइड करेगा वर्क का, फैक्ट्री में प्रोडक्शन किस तरह से होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन देगा वर्कर्स को बार बार, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कर्स काम किस पे करते हैं, किस पे काम करेंगे? इंस्ट्रक्शन पे। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का एक ही काम है, इंस्ट्रक्शन देना। अब वर्कर्स जब काम करेंगे तो उनके